नमस्कार। हम लोग फिर एक वीडियो के साथ यहाँ पर हैं। आज के वीडियो में अमरकांत लिखित कहानी बहादुर की बात करेंगे। ये आपको बिहार बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th के लिए है, लेकिन ज्ञान को आप किसी भी क्लास की सीमा में नहीं बांध सकते हैं और इस कहानी में भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी आपको उम्मीद ना होगी। तो इसको जैसा सब पाठ को हम लोग पढ़े हैं उस तरह से इसको भी देखेंगे और जहाँ पर ज़रूरत होगी दो चार बातें भी करेंगे। अमरकांत कहानीकार का नाम, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया में हुआ था। सबका जन्म हुआ, इनका भी जन्म हुआ, लेकिन बड़े लोगों का जन्म जो उनकी तिथि होती है उसे याद करना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलती है, उस व्यक्ति को समझने में सुविधा प्राप्त होती है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद, दैनिक भारत, इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी, इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नज़र आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक ख़ास किस्म का फक्कर है, अल्हड़ आदमी है। कोई खास सोचता समझता नहीं, मन की बात कहता है बिना लाग लपेट के। स्पष्ट वाचन इनकी खासियत रही। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। पाठक इनकी कहानियों में अपनत्व को प्राप्त करते हैं। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके अनेक कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गंवई गोरखे को लोग बहादुर कहता है। बहादुर का मतलब नेपाली जो भारत में नौकरी करने के लिए आते हैं उनको लोग बहादुर बोलते हैं। बहादुर मतलब नेपाल का आदमी, भारत के लोग उनको बहादुर कहते हैं। तो ये कहानी एक नेपाली गंवई गोरखे बहादुर की कहानी है। यह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में
काम करता है, नौकर का काम। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है, मतलब नए नायक को प्रतिष्ठित करती है ये कहानी। मतलब इसमें बहादुर जो नौकर है, जो नेपाल का आदमी भारत में नौकरी करता है, गांव में देहात में घर में घरेलू नौकर है, तो वो जो नौकरी करता है तो नौकर हुआ, एक निचले दर्जे का मानव हुआ, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं है, घर का नौकर है। और उसको यहाँ एक ऊंचा पटल प्रदान किया गया है। आपको उस बहादुर के चरित्र में यहाँ कुछ उच्च बातें मिलेंगी जो घर के मालिकों में नहीं है। जिन स्वामियों के यहाँ वो नौकरी करता है, अंत में उनका चरित्र छोटा मालूम पड़ता है, और बहादुर जो नौकर था घर का, वह चारित्रिक विशेषताओं के कारण, अपनी मानवीय खूबियों के कारण वो बहुत ऊंचा मालूम पड़ता है। तो व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी कसौटी है जो व्यक्ति को महान बनाता है? कौन सी कसौटी है जो व्यक्ति को मानवता के उच्च शिखर पर ले जाती है? तो वो कसौटी होती है उसके गुणों की वास्तविकता की पड़ताल। और व्यक्ति कितना गुणी है यह पता चलता है अनुभवों के आधार पर। अगर हम इस पाठ में भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ सीखें, जिसकी चर्चा इसमें नहीं है, इसे मैं अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। तो भगवान बुद्ध भी बोलते थे कि अनुभव से ही सीखो, अनुभव करने से ही तुम्हें विश्वास होगा। सीधे आपको विश्वास करने के लिए कहें तो निश्चित रूप से आपके मन में शक पैदा होगी, क्योंकि विश्वास बिना आकलन के, अनुभव के, वह विश्वसनीय नहीं होता। जब तक आप यह समझ नहीं जाते, आप उस सत्य को भोग नहीं लेते, आप यह सीख नहीं जाते कि अमुक परिस्थिति में ऐसा ही होता है। व्यक्ति को जब तक उसकी असलियत के आधार पर नहीं आंको, तब तक उसकी श्रेणी निर्धारित मत करो, तब तक आप सीखते नहीं हैं। तो इस पाठ में बहादुर जो घरेलू नौकर की भूमिका में है, लेकिन उसके चरित्र की ऊंचाई इतनी ऊंची हो जाती है कि घर के जो मालिक लोग जो अपने आप को उससे ऊंचा समझते हैं, अंततः उससे निम्न कोटि के साबित होते हैं। तो इस दुनिया में बनाया गया हर इंसान बराबर ही होता है, सिर्फ ऊंचा और नीचा तो हमने बनाया है। और व्यक्ति की असलियत क्या है ये अनुभवों के आधार पर ही पता लगता है। तो बहादुर इसमें हमारा हीरो है। तो लेखक की महानता है कि उसने पतित पावन सीताराम, जो पतित है, जो निचले स्तर पर खड़ा है, जो निचले पायदान पर है, उसे इज्जत बख्शी है। लेखक ने प्रयास किया है कि हम उस आईने से उसको देखें कि उसमें भी मानवता के गुण हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मालिकों में ही, अमीर लोगों में ही, सत्ता संपन्न लोगों में ही मानवता के गुण होंगे। यह मानवीय मूल्य उस व्यक्ति में भी हो सकता है जो एकदम निचले तबके का है, जहाँ उसे कोई पावर नहीं है, लेकिन मनुष्यता की का जो गुण है वह उसे भी है, और वह भी मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम है। तो ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कहानी बहादुर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी बहुत ही सीधी सादी भाषा में शुरू होती है। बहादुर सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था।
जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिकना चकैठ शरीर, चकैठ मतलब चौड़ा, छोटा और चौड़ा कद का, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकड़, आधी बाँह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। मतलब यहाँ पर कंप्लेन आया था बहादुर के खिलाफ। बहादुर घर का नौकर था, उसके खिलाफ चोरी का आरोप लगा और इसलिए वह घर के मालिक के सामने खड़ा था। अब उसने क्या किया उसकी सफाई यहाँ पर होगी, और जो हमारा जो मालिक है जो बैठा हुआ है वहाँ पर, वो उस घर का निर्णय करेगा उस केस का कि बात क्या है। तो देखते हैं, बहादुर वहाँ खड़ा है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। ये बातें स्त्रियां बोलती हैं। तो नैरेटर जो हमारा है, जो कहानी को बढ़ा रहा है आगे, उनकी पत्नी भी इसी तरह से बोल रही थी, अर्थात उन्हें नौकर चाहिए था क्योंकि उनके रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। तो ये है, दुनिया को देख करके हम जितने दुखी अपने दुखों से नहीं होते, उतने दुखी हम दूसरों के सुख से होते हैं। किसी ने यह फरमाया तो क्या खूब फरमाया कि इंसान जितना दुखी अपने दुखों से नहीं होता, उससे ज़्यादा दुखी वह दूसरों के सुख को देखकर होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, मतलब घर छोड़कर भाग गया। उस माँ की पिटाई से माँ पर से उसका विश्वास उठ गया। पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए तो हम लोग भी कहते हैं बहुत ऊंची ऊंची बातें कि माँ को पूजो, माँ के चरणों में आपका स्वर्ग है। लेकिन जब माँ बिना किसी कारण के आपको पीटे तो वो प्यार, वह श्रद्धा यथावत रह नहीं पाता है। तो यहाँ पर उस लड़के के साथ यही घटना हुई। उसकी माँ ने उसकी पिटाई की और बच्चे का मोह भंग हो गया। मातृत्व का स्वर्ग उसे नरक तुल्य मालूम पड़ा। उसने पैसे लिए घर में से 2 रुपये और रात में ही 9 2 11 हो गया। घर को छोड़ दिया। उसको अब माँ का आंचल नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था खुला आसमान जहाँ इंसाफ हो, न्याय हो।
तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उस दिन उसने अपना नाम बताया था, दिल बहादुर साहब, जब वो पहली बार मेरे यहाँ भर्ती होने आया था। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। जिस दिन मैंने उसको नौकरी पर बहाली दी, भर्ती की, उससे मैंने कुछ हिदायतें दी मतलब ये करो और ये नहीं करो, व्हाट टू डू नॉट टू डू। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह वहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। शऊर मतलब तरीका, ढंग। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए, न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया और उसका नाम रह गया बहादुर। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमने घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। अये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? अये तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे उसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। ये सब शुरुआती दिनों की बातें हैं। शुरू में जब किसी की नज़र में अच्छा होना होता है तो हम वह सब कुछ करते हैं जो हमें एक अच्छा इंसान साबित करे। लेकिन जब दिन बीतता है तो हमाम में सभी नंगे हो जाते हैं। हम सिर्फ स्वार्थ की बात करते हैं। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों की को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 सा महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ़ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था?
इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दड़ी दे दी थी, दड़ी बिछाने के लिए। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, क्योंकि मेरे यहाँ नौकर था। किसी की और ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों की मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता है। सवांग मतलब परिवार का सदस्य। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जा रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे, तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। ये सब दिखावटी बातें थी। ये स्त्रियां ऐसी होती हैं, वो परिवार में के आसपास टोले मोहल्ले में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, धाक जमाने के लिए ऐसी बातें करती हैं। नौकर रख के अपने आप को बड़ा साबित करती हैं। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खड़ भी नहीं न टसकाता था। कोई काम नहीं करता था घर का। और लोग किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रूप दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर की अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। देख, मैं किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता क्या है, तो बैठा बैठा खाता है। ये नौकरों को सुनना होता है। नौकर अगर आप हैं तो इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इंसान होते हुए भी मालिक की नज़र में आप नौकर ही होते हैं। रोज़ ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया।
कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तथा उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। मार खाकर बहादुर काम नहीं करता था, उसने काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सूअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, अर्थात मुझे अपने बेटे का पक्ष लेना था। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं हैं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए नौकर की हालत। नौकर काम करते हैं और उन्हीं को काम करने की सलाह दी जाती है। काम करने की परिभाषा उनको दी जाती है जो सिर्फ काम ही करते हैं, और जो काम नहीं करते वो काम करने की परिभाषा लिखते हैं, बतलाते हैं। ये त्रासदी नहीं तो क्या है। मानव समाज इन चीज़ों से जिस दिन मुक्त हो जाएगा, समझिए कि उसी दिन यह दुनिया स्वर्ग हो जाएगी और यहाँ के लोग महामानव हो जाएंगे। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। नौकरों के प्रति यह रवैया नियोक्ताओं का हमेशा से रहा है। नौकरों के प्रति यह रवैया सरकार के नेताओं का भी रहा है। अपने से मातहत के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले लोग बहुसंख्या में हैं और जहाँ तहाँ मिलते हैं। जब आप नौकरी की दुनिया में जाएंगे, जब आपके बड़े अफसर होंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर करेंगे। वो साबित करेंगे कि आपको अगर छूट मिली तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी। तो नौकर चाकर पालने का स्वभाव जिस किसी के मन में भी है, वो अपने से निचले तबके वाले के साथ ऐसा ही बोलता है, इसी तरह की सोचता है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया और चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना काम अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है, सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने तलपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सूअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेंकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकीं। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती
तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थीं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी उसको रोकना चाहता, पर वह सोचकर चुप लगा जाता। नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक एक रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना, मैंने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। मैंने साड़ी के खूंट में रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, ज़रा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। ये बहादुर की बात हो रही थी। यू डू नॉट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। ये लोग चोर होते हैं, कहने का मतलब यही था। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेज़ी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने पर वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। ये घर में इनकी पत्नी उसको पीटती थी, इनका बेटा पीटता था। आज इन्होंने भी उस पर हाथ चलाया बिना स्पष्ट कारण के। कोई हकीकत नहीं, लेकिन उस रिश्तेदार में जो वो महिला आई थी, उन्होंने जो आरोप लगाया, उस शक के आधार पर इन्होंने तमाचा उस पर चलाया, जो बहादुर को बर्दाश्त होने वाला नहीं था। वह स्वाभिमानी था। वह मार खा रहा था, लेकिन घर के गार्जियन चूँकि नहीं मार रहा था, इसलिए वो था। अब घर के गार्जियन ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया।
इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते थे और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डांटा डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। आखिर नौकर को भी स्नेह चाहिए, विश्वास चाहिए। बिना स्नेह के, बिना विश्वास के कोई कहीं भी टिक नहीं पाता है। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। घप्पड़, मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कहती तो ज़रूर, वह भागता नहीं तो उसको मारती ज़रूर, पीटती ज़रूर। उस दिन वो भाग गया, डर से कुछ ले गया। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, और वे 11 रुपये। अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे। अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। वो जो रिश्तेदार आए थे, ऐसे लोग होते हैं। वे लोग झूठ बोल रहे थे। लाए नहीं, बच्चे को यहाँ देना था, मिठाई लाना था, तो बचने का बहाना बनाए कि पैसे चोरी हो गए। तो ऐसे लोग होते हैं। और इन्होंने नौकर को नौकर समझा, इंसान का दर्जा नहीं दिया और उसको दे दनादन। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौर रहा है। मैंने कहने को बेचैन हूँ। किशोर को ही बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके निकट के जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें, वह सब कुछ छोड़ गया था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, नौकरी करता था, गरीब था, मजबूर था, लेकिन चरित्रहीन नहीं था, चोर नहीं था। ये मालिक लोग बहानेबाज थे, ये लोग दिखावटी लोग थे, ये लोग निचले चरित्र वाले थे, निचले दर्जे के चरित्र वाले थे। उस नौकर का चरित्र इन मालिकों के चरित्र से कहीं ऊंचा था। तो ये मानवीय गुणों की तलाश लेखक ने एक नौकर में की है। वह बहादुर एक महान व्यक्ति था, भले ही उसका पद नौकर का था। तो ये पाठ आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।